तो कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे मैथ विद्या मंदिर। तो मैथ विद्या मंदिर पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आज हम पार्ट नंबर 6 कवर करेंगे। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम पार्ट नंबर 6 कवर करेंगे। आज देखो, जिन्होंने भी पार्ट नंबर 5 देखा नहीं है वो पहले जाके पार्ट नंबर 5 देख लो, पार्ट नंबर 6 से पहले। क्यों? क्योंकि हम आज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीखेंगे। और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आज हम रेंज निकालना सीखेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ बनाना हमने सीखे थे पार्ट नंबर 5 के अंदर, मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ है वो हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर बनाना सीख लिया है। तो जिन्होंने भी पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट नंबर 5 देख लो, बाद में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीख लो। आज का लेक्चर पार्ट नंबर 5 के ऊपर डिपेंड है, पहले पार्ट नंबर 5 जाके देख लो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो देखो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। क्वाड्रेटिक देखो, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास जो क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक, तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। आप में से कई बच्चे एक गलतफहमी में पड़ जाते हैं, भैया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नाम का भी एक टॉपिक होता है। जो होता क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मेजरली डिफरेंस क्या, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर हम जो इक्वेशन है वो क्या तो सिर्फ x की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम पूरी इक्वेशन क्या तो सिर्फ x की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, या फिर y की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, y की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इक्वेशन इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें x और y के टर्म दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। समझ में आया? समझ में आया? मतलब कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टॉपिक, इसका मतलब है कि x और y के टर्म दोनों एक साथ है, x और y के टर्म दोनों एक साथ है। तो मैं तो पूरा एक बार पार्ट नंबर 5 का एक बार एक रिवीजन दे देता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर ओरली। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। अब बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भैया हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना वो एक ही वेरिएबल में होती है। एक ही वेरिएबल का मतलब क्या, तो आप उस क्वाड्रेटिक जो मैंने यहाँ पे लिखा था x की फॉर्म में और y की फॉर्म में लिखा था, नफ तरफ कर दिया, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या तो सिर्फ x की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x और y दोनों की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते। लेकिन उस वहां पर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम x और y दोनों टर्म एक ही साथ है, दोनों टर्म एक ही साथ है, मतलब कि x की भी टर्म आ रही है और y की टर्म भी आ रही है, उस एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझे? अब तो हमने टोटल 6 ग्राफ पढ़े थे, टोटल 6 एक्सप्रेशन पढ़े थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, टोटल 6 ग्राफ पढ़े थे। कौन से ग्राफ थे भैया? देखो भैया अगर ये वाला एक्सप्रेशन हो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो अगर a 0 से बड़ा हो, या फिर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो 0 से छोटा हो, है ना। हमने दो पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। अब क्या a 0 से बड़ा हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। हमने ये 3 ग्राफ पढ़े थे, a 0 से बड़ा होगा, उनमें a जब 0 से छोटा हो तो ग्राफ कैसे बनेंगे भैया? ग्राफ फिर ऐसे बनेंगे, या फिर ग्राफ ऐसे बनेंगे। समझ में? सुनो,
हमने जो ग्राफ बनाए हैं ये 6 जो पॉसिबल ग्राफ बनाए हैं इस एक्सप्रेशन की ग्राफ है। ये कैसे देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये पैराबोलिक नेचर में होता है। ये जो एक्सप्रेशन है पैराबोलिक नेचर में होता है, मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला के फॉर्म में बनेगा। क्यों, देखो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के ये ग्राफ बन रहे हैं तो किस नेचर में बन रहे हैं, किस फॉर्म में बन रहे हैं भैया, ये पैराबोला की फॉर्म में बन रहे हैं। देख लो आप, पैराबोला की फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके जो ग्राफ होंगे वो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में बनेंगे। समझा? दूसरी बात, हमने इन ग्राफ के नंबर दिए थे और वो नंबर से हमको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस आज हम पढ़ेंगे। क्या देखो, पहला नंबर इसको दिए थे, दूसरा इसको दिए थे, तीसरा हमने इसको दिया था, फोर्थ हमने इसको दिया था, फिफ्थ हमने इसको दिया था, सिक्स्थ हमने इसको दिया था। समझे? याद रखना है भैया, a 0 से बड़ा होगा तो उसके जब 2 रूट होंगे, जब वो x एक्सिस को पैराबोला 2 बार कट करेगा उसको हमने 1 नंबर दिया था। x एक्सिस को सिर्फ टच ही करेगा पैराबोला तो उसको 2 नंबर दिया था। x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा पैराबोला उसको हमने 3 नंबर दिया था। लेकिन a जो छोटा है, x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है 4 नंबर, x एक्सिस को टच कर रहा है 5 नंबर, x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा 6 नंबर। समझ में? अब देखो, बिना किसी देरी से ना मैं टॉपिक पर स्टार्ट करता हूँ। रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? रेंज है क्या? आप आओगे भैया रेंज का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रेंज का मतलब क्या है? बहुत सारे आएंगे ये बात बोलेंगे। देखो, हम इसके अंदर हम x की मान लो बहुत सारे वैल्यू रखते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं भैया, ऐसा नहीं इसके अंदर ही रखना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। मान लो ये जो x y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को इसके अंदर मैं x की वैल्यू रखता हूं। क्या रखता हूं? x की वैल्यू, x वैल्यू रखता हूं, है ना। तो x की वैल्यू रखने से मेरे को जो y की जो वैल्यू मिलेगी, या आप ऐसे बोल सकते हो y की क्या क्या वैल्यू मिले उसको हम रेंज बोलेंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, ऐसे मैं x की वैल्यू रखता जा रहा हूं तो मान लो y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई। मान लो d e, ऐसे मान लो कोई वैल्यू मिल गई। d का मतलब कोई भी कांस्टेंट मिल गया, e का मतलब कोई कांस्टेंट मिल गया, कोई वेरिएबल मिल गया। मतलब मैंने x की वैल्यू, अगर मान लो कोई इक्वेशन दी है मेरे को, x y के फॉर्म में मेरे को इक्वेशन दे दी। अब उस समय मैं x की वैल्यू रखूं तो मेरे को जो y की वैल्यू मिलेगी ना उसको हम रेंज बोलेंगे। या फिर हम सिंपल वर्ड में ऐसा समझते हैं, x की वैल्यू रखने पर y की क्या क्या वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज बोलते हैं। समझ में? एक बार ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं, है ना। इसको हम मिटा दूंगा, कोई इनको जरूरी नहीं है इनको लिखना, क्योंकि हमने क्लास लेक्चर नंबर 5 में हमने देख लिया था। तो मान लो कोई भी ग्राफ उठा लो, मान लो ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, अब इसमें क्या है कि जो x, देखो ये x एक्सिस है, राइट, ये भैया y एक्सिस है, राइट। अब देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ग्राफ x और y एक्सिस में, मतलब कि जो ये पैराबोलिक जो ग्राफ है ये x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर है, x एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन में ये वाला ग्राफ। समझ में आया? हाँ भैया आ गया। अब देखो ये ग्राफ इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, ये ग्राफ इधर इंफिनिटी तक जा रहा है ना। हाँ भैया जा रहा है। तो देखो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक x की कुछ भी वैल्यू रख दो, है ना, x की कुछ भी वैल्यू रख दो, रखने से हमारे पास y की क्या क्या वैल्यू मिलेगी वो हम रेंज बोलते हैं, समझे? जैसे कि मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो 1 पे मेरे को y की वैल्यू यहाँ पर कुछ मिली, मान लो 0.5 मिल गई। ऐसे यहाँ पर देख लो, मैंने मान लो यहाँ पर 100 है, x की वैल्यू 100 रखी तो मेरे को y की वैल्यू यहाँ पर कुछ मिलेगी, मान लो 200 मिल गई, मान लो ऐसे। अरे जनरली बोल रहा हूँ, मान लो 200 को छोड़ दो, मान लो 50 मिल गई। समझ में? मतलब कि x की वैल्यू रखने से मेरे को y की क्या क्या वैल्यू मिलती है,
y की क्या क्या वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू रखने से मेरे को y की क्या क्या वैल्यू मिलती है, उसको हम रेंज बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस इस y एक्सिस पे ये ग्राफ है, तो x एक्सिस में देखो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मैं x की कुछ भी वैल्यू रख दूं तो वहां पर मेरे को y की क्या वैल्यू मिल रही है, इसमें y की क्या वैल्यू मिल रही है भैया, आपने है ना मान लो ये देखो इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट आप मान लो 5 है, तो वही है कि जब मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो मेरे को y की वैल्यू यहां पर मिल रही है ना, और मिनिमम वैल्यू मिली है। अब मैं अगर 5 से कम वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को मान लो मैंने 5 से कम वैल्यू रख दी, मान लो यहाँ पर 3 रख दी, 3 रखने से मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली जो कि बढ़ रही है भैया, जो कि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर उधर जैसे मान लो 5 से x की वैल्यू, देखो इस ग्राफ के अंदर बोल रहा हूं मैं, x की वैल्यू मैं 5 रख दूं, x की वैल्यू 5 रखने से मेरे को इस पॉइंट के ऊपर मतलब कि इस पैराबोला में जो वर्टेक्स जो है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मेरे को 5 मिल गया। अब 5 से कम रखने पर इस पैराबोला पे मेरे को यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, और 5 से ज्यादा रखने पर मेरे को यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है भैया, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। मान लो यहाँ पे मैंने 7 रख दिया, मतलब मैंने ये x एक्सिस x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखने से मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब भैया मैंने जब 5 रखा तो मेरे को पता लग गया कि इस पैराबोला का नीचे वाला पॉइंट मतलब कि जो एकदम नीचे पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट भैया 5 होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने 5 रखा तो मेरे को इस पैराबोला का नीचे वाला पॉइंट मिल गया, लेकिन जब मैंने 5 से कम रखा तो मेरे को इस पैराबोला से थोड़ा सा एक ऊपर पॉइंट का वो मिल गया, 7 रखा तो इस साइड में मिल गया, मतलब पैराबोला इधर ही ऐसे तो जा रहा है। अगर मैंने 5 रखा तो मेरे को यहाँ पर मिल गया पॉइंट, मैंने अगर 5 से थोड़ा सा कम रख दिया मतलब जैसे 5 है तो 4 रख दिया तो भैया मेरे को पॉइंट यहाँ पर मिल गया, मतलब कि 5 था तो ये एकदम बेस में मिल रहा था, उससे थोड़ा सा कम रख दिया तो मेरे को एकदम थोड़ा सा ऊपर मिल गया पॉइंट, 5 रखा मतलब कि बेस में मिल गया, 5 से थोड़ा सा कम रख दिया मतलब 3 रख दिया तो मेरे पास यहाँ पर मिल गया पॉइंट, मैंने 5 से थोड़ा सा ज्यादा रख दिया 7 रख दिया तो मेरे को पॉइंट यहाँ पर मिल गया। समझ में? ठीक है, तो हम बिना किसी देरी से अब रेंज के ऊपर चलते हैं। रेंज देखो, रेंज तो मैं समझा ही क्या होता है कि भैया x की वैल्यू पुट करने से y की क्या वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज बोल देते हैं। समझ में? अब रेंज के फॉर्मूले देखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमको फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा। मतलब कि अगर हमको बोल दिया भैया, अगर मेरे को बोला ये ग्राफ है या ये एक्सप्रेशन है, कोई भी मान लो एक्स वाई जेड कोई ग्राफ दे दिया, या मान लो कि एक्स वाई जेड कोई इक्वेशन दे दी, मतलब कोई भी इक्वेशन कोई भी ग्राफ दे दिया एक्स वाई जेड, तो उस समय मेरे को अगर रेंज पूछे तो हम रेंज कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ है, ग्राफ से मैंने बता दिया कि x की कुछ वैल्यू रखने से हमको y की क्या क्या वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज बोलते हैं। और अगर इक्वेशन दे तो उसमें इक्वेशन में x की वैल्यू रखने से मेरे को y की क्या क्या वैल्यू मिलेगी उसको भी हम रेंज बोलते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक रेंज ऑफ, देखो formula for range of quadratic expression। समझ में आया? मतलब कि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब हम रेंज लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है भैया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब y इज इक्वल टू, साथ में बोलो भैया, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है भैया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें x y दोनों एक साथ है, मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो हमने एक चीज देखी थी,
एक चीज देखी थी भैया, अगर ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में a जब 0 से बड़ा है, a जब 0 से बड़ा है, तो भैया पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग वाला होगा, ऊपर खुलने वाला होगा। देखा था। इसको हम केस ले लेते, केस नंबर 1 है ना, इधर ले लेते केस नंबर 2, राइट। अब यहाँ पर इधर मैं बोल रही जो a जो है भैया, ये 0 से छोटा है, a जो है वो 0 से छोटा है, तो इसमें डाउनवर्ड खुलने वाला भैया पैराबोला होगा, इसमें नीचे खुलने वाला पैराबोला। a 0 से छोटा नीचे खुलेगा, a 0 से बड़ा ऊपर खुलेगा पैराबोला। समझ में आया? एक बात बताओ, इसकी रेंज कैसे निकालनी? मतलब अगर मैं x एक्सिस की, मतलब कि x की वैल्यू अगर इसमें पुट करूं तो मेरे को y की क्या वैल्यू मिलेगी? एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला ग्राफ उठाऊं, ये वाला ग्राफ मान लो, है ना, अभी मैंने x की यहाँ से वैल्यू पुट की है, मान लो यहाँ से मैंने x की वैल्यू पुट की, तो मेरे को y की क्या क्या वैल्यू मिली है? भैया मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो मेरे को y की यहाँ पर वैल्यू मिली। x की वैल्यू यहाँ से पुट की, मान लो इन्फिनिटी पे पुट की, तो मेरे को भी भैया यहाँ पर इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू पुट करनी पड़ी। यहाँ पर पुट करी, देखो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी अगर मैंने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी भैया माइनस इन्फिनिटी जाके गई। भैया आप क्या बात बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? मान लिया यहाँ पर -100 है, भैया मैंने x की वैल्यू -100 पुट की, और भैया मेरे को लगा भैया यहाँ पर जाके -50 हो गया, मतलब कि जहाँ पर x 100 वैल्यू पुट करने पर ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है मेरे को, तो मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू 50 मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं मान लो ये 100 है, तो मेरे को x की वैल्यू मेरे को 100 पुट करने पर मेरे को ग्राफ में 50 वैल्यू मिल रही है, 50 मिल रही है। मतलब कि मैंने x की वैल्यू 100 पुट की, तो मेरे को y यहाँ पर जाके मान लो -50 मिल गया, यहाँ पर 50 मिल गया, है ना? समझ में? अगर आप क्वेश्चन देखो, आप बोले भैया आपको मेरे को समझ में आ रहा नहीं है, जो समझे बोले आप कहीं भैया समझ में आ रहा है। एक बात बोलूं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई ही भी XYZ कोई ही भी पढ़ा रहा है ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ ये अगर आप घर पे जाके है ना सोल्व करते हो ना क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हो, मोर क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड यू। आप ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन सोल्व करते हो, जब आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसा तो मैं बीच बीच में जो इंग्लिश बोल देता हूँ ना, वो यार मैं गलत बोल देता हूँ, तुम दिल पे मत लेना कि भैया ने तो इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, क्या करे। तो लोग बिना किसी देरी से यार एक टॉपिक कवर कराना चाहता हूँ, आगे बात नहीं करेंगे। देखो अगर ये वाला ग्राफ है, मैं अगर इस ग्राफ के ऊपर बात करूं तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज मतलब कि y की वैल्यू, मतलब कि y भैया कहां से बिलोंग करेगा, भैया y कहां से बिलोंग करेगा, y कहां से बिलोंग करेगा। तो देख इस एक्सप्रेशन में मैं x की वैल्यू पुट करता हूं। एक काम कर यार, ये वर्टेक्स की वैल्यू बता मेरे को। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे -b/2a से -d/4a, -b/4a x कोऑर्डिनेट है -d/4a, सॉरी -b/2a x कोऑर्डिनेट है -d/4a y कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पर भी यही बात करें हम, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स जो होंगे, यहाँ पर जो वर्टेक्स होंगे वो भी यही होंगे -b/2a से -d/4a, ये दो कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो एक चीज समझाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया अगर ग्राफ ये है, भैया अगर हमको इन दोनों ग्राफ के अंदर हम वर्टेक्स की बात करें तो दोनों ग्राफ के कोऑर्डिनेट भैया सेम कैसे हो सकते हैं? भैया अगर मैं बोल रहा हूँ ग्राफ डाउनवर्ड है तो उसका कोऑर्डिनेट भी -b/2a से -b/2a, -d/4a होता है। और अगर ग्राफ में बोलूं अपवर्ड ओपनिंग वाला, ऊपर खुलने वाला है, तो उसका भी कोऑर्डिनेट -b/2a और -d/4a होता है। बोले भैया अगर नीचे खुलने वाला पैराबोला हो, मतलब a 0 से छोटा हो, भैया अगर a 0 से बड़ा हो, मतलब कि ऊपर खुलने वाला पैराबोला हो, है ना, तो उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम कैसे हो सकते हैं? बताओ कैसे सेम हो सकते हैं? अरे सेम नहीं होते, फॉर्मूला सेम होता है। एक बात बता, मान लो ये सारा ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर a नेगेटिव है, a नेगेटिव रखेगा तो भैया ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव वाला मिलेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर b पॉजिटिव, यहाँ पर d पॉजिटिव,
है ना। लेकिन भैया इस वाले केस में ए तो नेगेटिव है, तो ए जब तू नेगेटिव रखेगा तो तेरे को ये पूरी टर्म पॉजिटिव नहीं मिल के आएगी क्या? हाँ भैया मिल गई। अगर यहाँ पर बात करेगा, यहाँ पर भी तुम्हारे पास डी बी जो है बी वो भी पॉजिटिव है, डी भी हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन भैया हमारे पास इस वाले केस के अंदर ए जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, मतलब ये जो वर्टेक्स है नेगेटिव आ गए, मतलब कि ये वाला वर्टेक्स नेगेटिव वाले वो वाले वर्टेक्स पॉजिटिव वाले सेम है नहीं है। फॉर्मूला भैया सेम है, वर्टेक्स सेम नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ भैया आ गया। अब देखते हैं इस वाले में y की रेंज क्या होगी, इस वाले में रेंज क्या होगी, जल्दी बताओ। एक बात बताओ, ये वाला पैराबोला है, इस वाले पैराबोला में ये वाला पैराबोला जो है, ये वाला पैराबोला जो है, इस वाले पैराबोला में सबसे कम वैल्यू कहां पर आ रही है? y की। x की वैल्यू पुट करने से y की सबसे कम वैल्यू कहां पर आ रही है? भैया जब मैंने इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को x कोऑर्डिनेट मिल गया था, और मानो वही x कोऑर्डिनेट इसमें पुट करने से मेरे को y कोऑर्डिनेट मिल गया था, y कोऑर्डिनेट मिल गया था भैया। तो x की वैल्यू पुट करने से मेरे को y की वैल्यू मिल गई थी, और वो जो वैल्यू थी ना वो भैया मेरे को वर्टेक्स की वैल्यू मिल गई थी। लेकिन मेरे को x कोऑर्डिनेट मिला भैया, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया। बाद में x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करने से मेरे को y की वैल्यू मिल गई भैया, इस वर्टेक्स के y की वैल्यू मिल गई, इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिल गया। समझ में? y कोऑर्डिनेट मिल गया, और जो y कोऑर्डिनेट मिला वह इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है, और वही इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है। एक बात बता, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? भैया ये ग्राफ है ना कम से कम यहां तक जा रहा है, मतलब कि अगर मैं बोलूं ये वाला ग्राफ भैया, ये ग्राफ है भैया, तो इस ग्राफ में मिनिमम जो वैल्यू आ रही है, y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है भैया वो यहां पर आ रही है ना। बाद में x की वैल्यू हम जैसे जैसे और बढ़ाते हैं कम करते हैं तो भैया ग्राफ इधर या इधर जाएगा। समझ में भैया जो y की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, देखो a जब 0 से बड़ा होगा, अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला होगा, a 0 से जब बड़ा होगा, जब y की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो भैया वर्टेक्स के ऊपर मिलती है, भैया वर्टेक्स पे मिलती है, मतलब कि -d/4a पे मिलती है भैया। बाद में ये ग्राफ जा कहां पर रहा है भैया? ये यहाँ पर इंफिनिटी तक जा रहा है भैया, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब भैया मैक्सिमम वैल्यू तो भैया ग्राफ की इंफिनिटी पे मिलेगी। मतलब कि भैया आप ये बात बोलना चाह रहे हो कि अगर a जब 0 से बड़ा है ना, a 0 से बड़ा है और अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वर्टेक्स पे मिलेगी। मिनिमम y की जो वैल्यू होगी, मतलब कि जो कम से कम जो रेंज आने वाली है वो -d/4a पे आएगी, और मैक्सिमम भैया इंफिनिटी तक जाएगी। वहीं यहाँ पर बात करें भैया a जब 0 से छोटा है, भैया a जब 0 से छोटा होगा है ना, a स्मॉलर देन 0, मतलब a 0 से छोटा है, मतलब कि नीचे खुलने वाला पैराबोला है, मतलब कि भैया मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी भैया मतलब कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आप बोल दो, y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी भैया वो -d/4a पर आएगी भैया, वो -d/4a पर आएगी। तो भैया जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी y की वो कहां पर मिलेगी भैया? ये इंफिनिटी तक जा रहा है भैया, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि माइनस इंफिनिटी पे जाकर मिलेगी वैल्यू भैया, माइनस इंफिनिटी पे जाकर वैल्यू मिलेगी। तो ये भैया इस वाले की रेंज हो गई। है ना, मतलब कि a जब 0 से छोटा है, मतलब नीचे खुलने वाला पैराबोला है, तो उसमें देखो नीचे खुलने वाला पैराबोला है, देखो सिंपल बात है, अगर नीचे खुलने वाला पैराबोला है और अगर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो भैया मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होती है। मतलब कि अगर बात करें माइनस इन्फिनिटी, और कोई देखो यार क्लास 11th में हो जाते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है भैया इन्फिनिटी बड़ा है या 2 बड़ा है, भैया इन्फिनिटी बड़ा है ना, हम गिनत ना होना, लेकिन बोलो माइनस इन्फिनिटी बड़ा है या -2 बड़ा है, अब तो कौन बड़ा होगा भैया? -2 बड़ा होगा, क्योंकि अनगिनत नेगेटिव में है और इसमें सिर्फ 2 ही नेगेटिव में है।
है ना, है ना, समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। तो वही बात हो गई भैया 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 कि मैं ए जब 0 से छोटा होगा, मतलब कि डाउनवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी भैया वो माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, क्योंकि देखो ग्राफ भैया माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो भैया ए जब 0 से छोटा होगा तो जो रेंज मिलेगी, जो मिनिमम रेंज मिलेगी वो माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, मतलब कि जो y की जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी पे होगी। लेकिन उसकी जगह अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, y की मैक्सिमम वैल्यू तक बात करें, मतलब इस पॉइंट पे अगर y की वैल्यू की बात करें, मतलब वर्टेक्स, देखो अब ये तो समझ में आ गया ना, a 0 से बड़ा हो या a 0 से छोटा हो, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, अगर a 0 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू भी वर्टेक्स पे मिलेगी, अगर a 0 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वर्टेक्स पे। तो यहाँ पर वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब कि y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस वर्टेक्स पर, वर्टेक्स पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया, -d/4 है। समझ में आया? ये रेंज है। कॉपी कर लो, 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 जल्दी से कॉपी कर लो, है ना? कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी। एक क्वेश्चन कर ले, मजेदार क्वेश्चन कर ले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर हम क्वेश्चन कर ले। देखते हैं कितनी देर की क्लास हो गई भैया। भैया आधे घंटे की क्लास हो गई है, आधे घंटे की क्लास हो गई है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा, मतलब कि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है भैया, the graph of a quadratic polynomial, the graph of quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c is shown below. Comment on the sign of A, B, C and D. भैया मेरे को ये बात बोल दी है, मेरे को क्या बात बोल दी, मेरे को ये बात बोल दी भैया कि भैया जो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेरे को ग्राफ दिया गया है, जो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमको ग्राफ दिया गया है, जो कि हमको नीचे दिख रहा है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है ना, उसको देखकर मेरे को बताना है, या उसको देख के मेरे को कमेंट करना है कि ए बी सी डी के साइन क्या होंगे। मतलब कि भैया ए जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सी जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डी जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। मतलब कि मेरे को ये बताना है, मेरे को ये बताना है। समझ में आया? समझ में? मतलब कि मेरे को ग्राफ देखकर पता लगाना है कि ए बी सी डी के साइन क्या होंगे। तो देखो तीन पॉइंट मेरे ए बी सी डी में से तीन के साइन मेरे को देखते ही पता लग गए। क्यों? तो सबसे पहली बार सोल्व करते हैं। चलो देखो सबसे पहली बात, ए जो होगा वो भैया नेगेटिव होगा। क्यों? तो क्या मैंने एक बात बताई थी कि भैया ऐसा वाला पैराबोला मतलब कि ए 0 से बड़ा है, ऐसा वाला पैराबोला मतलब कि ए 0 से छोटा है। समझ में? मतलब ये ऐसा वाला पैराबोला मतलब ए 0 से छोटा। समझ में? दूसरा जो साइन है वो भी मेरे को पता लग गया, डी का, वो भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो कैसे? मैंने एक बात बताई थी भैया, अगर एक्स एक्सिस को अगर आप दो बार कट करे मतलब कि ए 0 से बड़ा, एक्स एक्सिस को सॉरी डी 0 से बड़ा, एक्स एक्सिस को जो पैराबोला है, जो ग्राफ है, वो एक बार ही टच कर रहा है तो डी के इक्वल, डी 0 के इक्वल होगा। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा पैराबोला तो डी जो 0 से छोटा होगा। मतलब कि डी 0 से बड़ा होगा एक्स एक्सिस को अगर आप दो बार कट करें, मतलब कि जो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा डी 0 से बड़ा होगा।
एक्स एक्सेस को एक बार टच करा मतलब डी जीरो की इक्वल होगा, एक्स एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा मतलब कि टच भी नहीं कर रहा कट भी नहीं कर रहा मतलब डी जीरो से छोटा होगा। समझ में आया? समझा? इसलिए मेरे को पता लग गया भैया ये एक्स एक्सेस को ना तो कट कर रहा है 2 पॉइंट पर या एक पॉइंट पे टच भी नहीं कर रहा। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सेस को ना ही टच कर रहा ना ही कट कर रहा, मतलब कि इसका जो डी होगा वो भैया नेगेटिव होगा, भैया वो नेगेटिव होगा। तो एक बात बताओ, डी पॉजिटिव कब होता है? जब वो एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट करे, चाहे तो वो अपवर्ड ओपनिंग वाला हो चाहे वो डाउनवर्ड वाले हो, दोनों में सेम केस होता है। डी जीरो कब होता है? जब वो एक्स एक्सेस को टच करे, चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो चाहे वो डाउनवर्ड पैराबोला हो। देख, अगर ये वाला पैराबोला या ये वाला पैराबोला हो, मतलब कि एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे अगर मैं कट कर रहा है मतलब डी जीरो से बड़ा है ना। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है मतलब डी जीरो से छोटा है भैया, लेकिन एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा मतलब डी जीरो से छोटा है। समझा? मतलब कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब कि डी जीरो से बड़ा, टच कर रहा है सिर्फ डी जीरो के इक्वल, टच भी नहीं कर रहा, ना ही कट कर रहा ना ही टच कर रहा एक्स एक्सिस को, मतलब जो डी है वो नेगेटिव होगा। समझ में? अब बोलोगे भैया आपने तो 2 ही बताया, आप तो पागल बना रहे हो, आपने तो 2 के ही साइन बताया, पागल बना रहे हो। तीसरा साइन क्या? तीसरा है क्या? आपने बोला भैया हमने सी का निकाल दिया, हमने बी का निकाल दिया। तीसरा एक चीज देखो, एक तो बी पूछा है हमको, एक हमको सी पूछा है। अब सी होता क्या है? सी होता क्या है भैया? जब y एक्सिस को पैराबोला जब y एक्सिस को कट करता है वहां पर x की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है fx का मतलब क्या होता है भैया? y होता है, तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भैया इस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन जब y एक्सिस को कट करेगा मतलब ये वाला पैराबोला y एक्सिस को कट करेगा, वहां पर x की वैल्यू क्या होगी भैया? 0 की, 0 प्लस c इक्वल टू y इक्वल टू c। मतलब कि भैया इनडायरेक्टली हमको y की वैल्यू पूछी है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस वाले में y क्या दिख रहा है? इस वाले में y क्या दिख रहा है भैया? सिंपल दिख रहा है कि 0 से ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो भैया y हमेशा नेगेटिव होगा। या फिर ऐसे समझ लो कि जब भी एक्सप्रेशन जब भी पैराबोला y एक्सिस को कट करता है तो जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को c बोलते हैं, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c होता है। मतलब कि ये वाला ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये वाला पैराबोला y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो 0 होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 होगी 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बोला था y जो होता है वो c के इक्वल होता है, तो भैया यहाँ पर y c के इक्वल होगा, नहीं गलत हो जाएगा। एक बात बता, y ये बात मान ली हमने y c के इक्वल होता है, लेकिन अगर y ही नेगेटिव होगा तो भैया c भी नेगेटिव होगा, मतलब y इक्वल टू c है, सही बात है। लेकिन अगर y नेगेटिव है तो c भी तो नेगेटिव होगा ना, y नेगेटिव तो c भी नेगेटिव होगा। तो इसमें y जो है मतलब ओरिजिन से नीचे y हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब कि इस पॉइंट पे तो c जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, इस पॉइंट पे c भी नेगेटिव होगा। मतलब y एक्सिस को पैराबोला जब भी कट करता है उसी पॉइंट पर ही हम c देखते हैं, उसी पॉइंट को ही हम c बोलते हैं। y एक्सिस को जब ग्राफ कट करता है, पैराबोला कट करता है, उस पॉइंट को हम c बोलते हैं। तो ये वाला पैराबोला ये वाला पैराबोला y एक्सिस को c पॉइंट पे कट कर रहा था, तो भैया 0, -c हो गया। आप बोलोगे -c क्यों रखा? एक बात बता, हमने ये बोल दिया ये वाला पैराबोला इस पॉइंट पे कट कर रहा था, तो इस पॉइंट पर भैया y की वैल्यू c होगी, लेकिन जो y की वैल्यू c की जगह -c होगी, y की वैल्यू c होगी। हमने ये तो लगा लिया कि y की वैल्यू c कहां पर होती है? जहां पे x की वैल्यू 0 होती है। लेकिन y की वैल्यू c कहां पर होती है? जहां पर x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगा तो वहां पर y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वहां पे c की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 हो गई, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू जो आई भैया वो मेरे पास c आ गई। लेकिन जो y जो है वो नेगेटिव है, ओरिजिन से नीचे है y, तो भैया जो c है ना वो नेगेटिव आ गया, जो c है भैया वो नेगेटिव आ गया। समझ में आ गया भैया c नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ओरिजिन से नीचे है। तो ये c भी हमने पता लगा लिया कि भैया वो भी नेगेटिव होगा।
कि भैया वो भी नेगेटिव होगा, तो वो तीनों नेगेटिव है। ग्राफ देखते पता लग जाना चाहिए। अब तीसरा जो साइन है वो क्या है, तीसरा जो साइन है वो क्या है भैया, तीसरा साइन है भैया बी, तीसरा जो साइन है वो बी, और बी को निकालने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। देखो बी कैसे निकाल सकते हैं, बी आता कैसे, एक बात बता, डी जो है डी इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाय बी, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। भैया हमको डी भी पता है, हमको ए और सी भी पता है, और इन दोनों की मदद से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यार देख, निकालने को तो निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं बी की वैल्यू को निकालने के लिए, इससे आप निकालने को तो निकाल लोगे, लेकिन इससे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इससे इजी चीज निकालते। एक बात बताओ, इसमें से तुमको कोई ऐसी चीज दिख रही है कि जिसका आपको साइन भी पता हो और जिससे बी की वैल्यू भी मिल जाए? मिल रही है ना, मिल रही है ना, समझ में? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ, मिल गई ना वैल्यू मिल गई ऐसी, मतलब ऐसे आपको ऐसा एक पॉइंट दिख रहा होगा तो भैया इस पॉइंट पे मेरे को बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, मिल गया? हाँ, वर्टिक्स, सही बोला, वर्टिक्स होगा। एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर मतलब जो इसका वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स क्या होता है, पैराबोला का वर्टिक्स क्या होता है, वर्टिक्स क्या होता है, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a होता है। तो इसके अंदर जो एक्स, वर्टिक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर बी की वैल्यू आ रही है ना, उसमें बी आ रहा है ना, तो भैया यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे। तो देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, वर्टिक्स है, वर्टिक्स का बी कोऑर्डिनेट क्या, माइनस बी बाय 2a, हम इसको यूज करेंगे, हम वर्टिक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करके बी की वैल्यू निकालेंगे। तो वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, माइनस बी बाय 2a। अब देखो वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बोलोगे भैया बी के आगे नेगेटिव आ जाए, मतलब ये पूरा जो है वो नेगेटिव में, देखो नेगेटिव। अबे रुके, ये तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेकिन वर्टिक्स में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, एक बात तब, एक्स क्या है, माइनस बी बाय 2a, लेकिन ये भी तो चेंज होगा। अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वही माइनस माइनस हो जाएगा, फोर्थ में तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना? तो वही बात है भैया, इसमें वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हम यहां से पता लगाएंगे। भैया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपने बोला पता लगाने के लिए, हम नहीं निकाले, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। एक बात बताओ, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? भैया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, मतलब कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वर्टेक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है, देखो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, समझ में आया? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x का कोऑर्डिनेट जो होता है वो भैया पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये भैया 0 से बड़ी होगी, भैया 0 से बड़ी होगी, समझ में आया? हाँ भैया आ गया। अगर सोल्व करते हैं इसको, माइनस बी बाय 2 a की वैल्यू क्या भैया, नेगेटिव है, a क्या नेगेटिव है, माइनस a, तो माइनस बी बाय माइनस 2a है ना, माइनस बी बाय माइनस 2a, माइनस से माइनस कर दिया, b बाय 2a आ गया, b बाय 2a आ गया, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b जो होगा वो 0 से बड़ा आ रहा है भैया, जो b जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब भैया जो a वो 0 से छोटा, b वो भी छोटा, c वो भी छोटा, बी जो है वो भैया समझदार है, वही यूनिक है भैया, जो बी पे आता है मतलब 2 पे आता है वो ही समझदार है, वही पॉजिटिव आया है। मतलब जो भैया हमारे पास ए का साइन हमने पता लगा लिया भैया नेगेटिव साइन है, बी का डी का लगा लिया भैया नेगेटिव साइन है, सी का लगा लिया भैया नेगेटिव साइन है, लेकिन भैया हमने जब बी का साइन पता लगाने के लिए बोला तो भैया वो पॉजिटिव साइन आ गया, वो भैया पॉजिटिव साइन आ गया। मैं हमने ए बी सी में से हमको ए बी सी डी में हमको साइन पता लगाने से ग्राफ को देखकर तो उसमें बी का साइन तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ए सी डी का जो साइन है वो नेगेटिव आ गया, समझ में? जो क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। चलिए देखो, अब हमें एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं और बाद में अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ग्राफ जो मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ जो है ना, इनके जो ग्राफ है 6 पॉसिबल ग्राफ होते हैं, और 6 पॉसिबल जो ग्राफ होते हैं ना उनकी सीक्वेंस याद रखो, है ना। मतलब कि हमने 6 पॉसिबल ग्राफ पढ़े, तो पहला नंबर पे हमने कौन सा ग्राफ पढ़ा था, दूसरे पे कौन सा पढ़ा, तीसरे पे कौन सा पढ़ा, चौथे पे कौन सा पढ़ा, है ना, पांचवे पे कौन सा पढ़ा और छठे पे कौन सा पढ़ा। मतलब ग्राफ की सीक्वेंस याद रखो कि हमने पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक इन पे कौन सा नंबर का हमने ग्राफ पढ़ा था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ग्राफ 3 एंड ग्राफ 6, ग्राफ 3 एंड ग्राफ 6। तो जिसको भी ग्राफ नंबर 3 ग्राफ नंबर 6 याद नहीं आ रहा है, मैं वापस बोल देता हूँ। इसका मतलब आपने लेक्चर नंबर 5 मतलब पार्ट नंबर 5 को आपने पूरा देखा नहीं है, या उसको आपने डिटेल में समझा नहीं है, या फिर आप याद ही नहीं कर रहे। भैया कुछ नहीं होगा, याद कर लो, समझ में, याद कर लो। मैं एक बार वापस 6 पॉसिबल ग्राफ बना देता हूँ। पहले नंबर पे हमने जो ग्राफ देखा था वो देखा था भैया ये होगा, दूसरे नंबर पे ग्राफ देखा भैया वो ये होगा, तीसरे नंबर पे जो हमने ग्राफ देखा, अरे मैंने आज के लेक्चर में भी बताए थे ग्राफ, 6 के 6 ग्राफ नए थे। चौथे नंबर पे जो ग्राफ देखा वो ये देखा, पांचवें नंबर पे जो ग्राफ देखा भैया वो मैंने ये ग्राफ देखा, छठे नंबर पे जो मैंने ग्राफ देखा भैया वो मैंने ये वाला देखा। तो देखो हम कौन से ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 6 के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करते। याद कर लो भैया कौन से ग्राफ, ये 2 ग्राफ भैया, समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, तो अगर ग्राफ नंबर 3 के ऊपर बात करूं तो ग्राफ नंबर 3 है क्या, ग्राफ नंबर 3 है क्या, मतलब ग्राफ 3 दिखता कैसे भैया, ग्राफ 3 जो है भैया वो ऐसे दिखता है, ग्राफ 3 जो वो ऐसे दिखता है, राइट, ग्राफ 3 ऐसे दिखता है। अब देखो हम बात क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम बात क्या कर रहे हैं कि भैया ग्राफ नंबर 3 की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है, जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो y जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, x कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 से बड़ा होगा। मतलब समझ में आया, मतलब कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हमारे पास पैराबोला बन रहा है, ये वाला पैराबोला, जब एक बार आपको पहले पैराग्राफ की मदद से बताऊं, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये ग्राफ हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये बात बताइए एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कर रहा, कभी भी टच नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को जब टच कर देगा, एक्स एक्सिस को टच करते ही y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स एक्सिस को टच करते ही y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो ये ग्राफ यहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर देगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर देगा, वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ये तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो मतलब कि भैया y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। और एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब कि पॉजिटिव y की तरफ है, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव y होता है, एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव y होता है। तो भैया एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है ये वाला ग्राफ, मतलब कि जो y की जो वैल्यू होगी भैया हमेशा वो 0 से बड़ी होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वापस बताता हूं भैया, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन में y की जो वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, चाहे आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो। मतलब कि ये जो x एक्सिस है, इस एक्सिस मतलब कि देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पैराबोला है, ये पैराबोला हमेशा 0 से बड़ा होगा।
मतलब कि इस पैराबोला में जो y जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब कि जो पैराबोला है ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो आप x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, है ना, ये वाला ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। समझ में आया? वही बात है आपको बोली, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में y जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा, x एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। x की कोई भी वैल्यू रख लो, देखो ये जो साइन जो होता है ना यार, ये वाला साइन जो होता है, ये वाला साइन जो होता है, इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि x की सारी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब उल्टा a को हम बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, उल्टे ए को क्या बोलते हैं हम? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मतलब कि अगर हमको ये साइन दिख जाए इसका मतलब x की हर एक वैल्यू, अगर हमको कहां पर भी उल्टा a दिख जाए इसका मतलब कि भैया x की हर एक वैल्यू, x की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब कि अगर x r से बिलोंग कर रहा है, x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कौन सी भी वैल्यू ले लो x की, है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये वाला जो ग्राफ है ना ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये वाला जो ग्राफ है इसमें x हमेशा 0 से बड़ा होगा। समझ में आया? ये वाला ग्राफ में x हमेशा y हमेशा 0 से बड़ा होगा, सॉरी गलती होगी, x की माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ में, इस पैराबोला में y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी x की हर एक वैल्यू के लिए, और y किसकी इक्वल है? देखो ये वाला एक्सप्रेशन है। अब y हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब कि y हमेशा 0 से बड़ा है, y हमेशा 0 से बड़ा है। y की क्या वैल्यू है? y की क्या वैल्यू है? y की क्या वैल्यू है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y की जगह हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं, y की जगह हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं ना। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमेशा y 0 से बड़ा होगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा होगा x की हर एक वैल्यू के लिए। समझ में आया? अब हम ग्राफ नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। सेम ग्राफ है, उसके अंदर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सेम चीज के ऊपर बात है। ग्राफ कौन सा भैया? ग्राफ कौन सा है भैया? ग्राफ की अगर हम बात करें तो भैया ग्राफ ये है, ग्राफ भैया ये है, ये वाला ग्राफ है। मतलब कि अगर मेरे को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y, इसके अंदर ये वाला एक्सप्रेशन दिया और इस एक्सप्रेशन के थ्रू मेरे को ये वाला ग्राफ मिल रहा है, तो मैं ये एक बात बोलूंगा भैया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक x की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये जो ग्राफ बनेगा ना, इस ग्राफ में जो y जो होगा, ये जो एक्सप्रेशन में जो y है ना, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमेशा 0 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कब x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही ये कट कर रहा है, ये हमेशा x एक्सिस से नीचे है, मतलब कि नेगेटिव y की तरफ है। मतलब कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी कोई भी वैल्यू रख लो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी। मतलब कि y जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा x की हर एक वैल्यू के लिए, है ना। मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज, है ना, ये 0 से छोटा होगा। समझ में आया? मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ में आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू रख लो, y हमेशा 0 से छोटा आएगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा 0 से छोटा रहेगा। ग्राफ 0 छोटा रहेगा मतलब ग्राफ जो वो हमेशा x एक्सिस से नीचे रहेगा, मतलब कि ये इस एक्सप्रेशन का आप कोई भी ग्राफ बनाओगे उसमें y जो है वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा x की हर एक वैल्यू के लिए। मतलब कि जो एक्सप्रेशन है, ये इस एक्सप्रेशन में 0 से हमेशा, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 0 से छोटा रहेगा। मतलब जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा x की हर एक वैल्यू के लिए। वापस बोल देता हूँ,
एक्स एक्सिस ग्राफ जो वो एक्स एक्सिस हमेशा नीचे रहेगा, मतलब कि नेगेटिव वाई के अंदर रहेगा, नेगेटिव वाई के अंदर रहेगा, मतलब कि वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब ए एक्स उसका प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा। समझ में आ गया? नोट करना है भैया, नोट कर लो, कर लिया नोट? ठीक है। देखो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अब देखो नया टॉपिक की ओर चलते हैं, हम नया टॉपिक की ओर चलते हैं। केवल के केवल एक सेकंड, केवल का केवल 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, 5 नहीं कम से कम 15 मिनट का टॉपिक और है। मतलब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, जो टॉपिक लिख लेते हैं पहले, बाद में इसको ऊपर समझाऊंगा मैं आपको। रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन समझ में आया? मतलब हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाना सीख लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीख लिए, कंप्लीट हो गया। अब हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज, मतलब रेशनल एक्सप्रेशन जो है उनकी रेंज निकालना सीखेंगे। देखो केवल 5 मिनट का टॉपिक बचा है और 10 मिनट का एक इसका क्वेश्चन कर लेंगे, 10 मिनट लगेगी क्वेश्चन करने में, तो तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट से 1 घंटे 10 मिनट तक वीडियो हो जाएगी, है ना? तो देखो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज, वही बात है, रेंज होती क्या है? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये फंक्शन है, तो हम कहां पर भी रेंज की बात करें ना तो उसका मतलब समझ लेना भैया y की बात कर रही है, y की वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू पुट करने पे मेरे को y की क्या क्या वैल्यू मिल रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, रेंज के ऊपर बात। समझ में आता? आपको ये याद रख लो भैया, हमको रेंज की जब भी बात करेंगे वहां पर मेरे को याद कर लेना है भैया हम y के ऊपर बात कर रहे हैं, ये याद रख लो, रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं मतलब भैया हम y के ऊपर बात कर रहे हैं, हम भैया y के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज, तो इसके अंदर हम 3 फंक्शन देखते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर जो हम रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर सिर्फ हम 3 फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। कौन से 3 फंक्शन भैया? y इज इक्वल टू लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, और y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, है ना? देखो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकाल लियो, तो क्लास 11th में हम जो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर, वापस सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हम रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीखते हैं वो सिर्फ हम 3 फंक्शन के ऊपर सीखते हैं। क्या तो वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, या फिर वो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो। आप बोलोगे भैया ये 3 फंक्शन ही होते हैं क्या? मैं बोलूंगा नहीं, क्यूबिक के अंदर भी फंक्शन होते हैं। देखो क्यूबिक के अंदर भी फंक्शन होते हैं, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक वगैरह, क्यूबिक बाय लीनियर वगैरह, है ना? ये क्यूबिक के अंदर भी फंक्शन होते हैं जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, सॉरी क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। देखो सिर्फ ये 3 फंक्शन ही नहीं होते, इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं जो कि हम क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम 3 फंक्शन के ऊपर, इन 3 के ऊपर बात करें तो क्लास 11th के अंदर सिर्फ इन 3 फंक्शन के ऊपर बात करेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर। तो क्वाड्रेटिक चैप्टर क्लास 11th के अंदर हम इन 3 फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। इन 3 फंक्शन है क्या भैया? अगर हमको लीनियर इक्वेशन दे दी, बाद में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो हम इस रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालें? या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, बाद लीनियर इक्वेशन दे दी, तो रेंज कैसे निकाले y की, मतलब y की वैल्यू कैसे निकाले? या भाई मजेदार चीज है आगे भैया, मजा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो भैया रेंज कैसे निकाल ले, मतलब y की वैल्यू कैसे निकालने, है ना? तो देखो रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के जो मतलब जो बड़ी मतलब जो थ्योरी जो होती है वो है ही नहीं।
मतलब कि इसकी जो थ्योरी है वो है ही नहीं, इसकी जो थ्योरी है ना के बराबर है। मतलब कि इसके अंदर आपको स्टेप फॉलो करनी है। मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा, आप उन दोनों स्टेप को फॉलो कर लो, आपका जो रेंज निकालना है वो आप रेंज निकाल लोगे। मतलब कि 2 स्टेप बता रहा हूँ, रेशनल एक्सप्रेशन के रेंज निकालने की सिर्फ 2 स्टेप बता रहा हूँ, वो आप 2 स्टेप आप फॉलो कर लो, आपका रेंज निकल के आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है भैया आप स्टेप बता दीजिए जल्दी से, हम क्वेश्चन करने के लिए बेताब हो रहे हैं भैया, आप इतना मजेदार पढ़ाते हो, बेताब हो रहे हो। सबसे पहले क्या, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट करने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। समझ में? मतलब कि आपको इन तीनों में से कोई भी फंक्शन देते हैं, आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो x की फॉर्म में, और बाद में स्टेप नंबर 2 हम फॉलो करते हैं। सबसे इजी वाली स्टेप है, सबसे इजी भैया, जो d जो है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा रखना। अब आप में से कई महारथी आएंगे जो कि डबल क्वेश्चन का मतलब कि फालतू में क्वेश्चन कर दे। देखो एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मन में चुन बच्ची होती है, ये हुआ कैसे, वैसे बच्चे आएंगे, है ना, वो बच्चे आएंगे कि जिनको दिक्कत हो रही रहती है, भैया ये हुआ कैसे, सबसे पहले ये बताओ। आप और किसको रहने दो, क्वेश्चन है वो रहने दो, आप थ्योरी है उसको रहने दो, बस ऐसे बताओ। ये डी जो हमको 0 के इक्वल और 0 से बड़ा ही क्यों लेना है, 0 से छोटा क्यों नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बोलते हैं और किसी को रहने दो, सिर्फ ये बता दो आपने इसको ही क्यों लिया, आपने इसको क्यों नहीं लिया, है ना, आपने डी को 0 से छोटा क्यों नहीं लिया। तो एक बात होता है, हम रेंज जब भी निकालते हैं जब हम रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं, रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं। अगर रियल नंबर के ऊपर हम बात करें, मतलब कि अगर हम रियल नंबर को यूज करते हैं हम रेंज निकालने के लिए, तो उसमें हमेशा 0 से बड़ा ही होगा डी या फिर इक्वल होगा डी। वापिस बोल रहा हूं, रेंज निकालने के लिए हमेशा हम रियल नंबर का यूज करते हैं, इसलिए जो d जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। समझ में आया? पहले ये लिख लो, बाद में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं, मजेदार वाला क्वेश्चन। लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। तो देखो आज की सभा खत्म होने वाली है, आज की क्लास बस खत्म होने वाली है, कुछ 5 मिनट की और बची होगी क्लास, सिर्फ 5 मिनट की क्लास और होगी। अभी तो यार 1 घंटा होने में भी 2 मिनट बची हुई है, 2 मिनट या 3 मिनट बची हुई है 1 घंटे होने में भी। मैंने 1 घंटा 10 मिनट का नाम लिया था, समझ में आ रहा है ना। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, लेट f इज ए फंक्शन एंड डिफाइन एच। एक देखो बच्चे जो है ना वो लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर कर लेते हैं, लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक देखते हैं ना उसमें वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि हम जब क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक करते हैं तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, मतलब बड़ी चीज दिखती है हमको दिखता है कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, तो बच्चे डर जाते हैं भैया इसका आंसर सही आएगा गलत आएगा। लेकिन अगर हमको क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर की बात करें, लीनियर और डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक की अगर हमें बात करें, मतलब लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर की अगर हमको बात करें, तो उसके अंदर कोई बच्चा घबराता नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर तो होती है 2 डिग्री की टर्म, नीचे होती है 1 डिग्री की टर्म, या फिर ऊपर होती है 1 डिग्री की टर्म, नीचे होती है 2 डिग्री। मतलब भैया आप क्या बोल रहे हो, एक बात बता, ऊपर 1 डिग्री की टर्म, नीचे 2 डिग्री की टर्म, या फिर ऊपर 2 डिग्री की टर्म, नीचे 1 डिग्री की टर्म, इसमें कोई डरता नहीं है, हर बच्चा कर लेता है, क्योंकि 2 डिग्री की टर्म हमको ऊपर दिख रही है या नीचे दिख रही है। यार ऐसे समझना कि लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर इजी सा गेम होता है ये, इसको करने में कोई नहीं डरता। क्यों? क्योंकि यार दिखने में डरावने नहीं दिखते। क्यों? देखो अगर क्या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर देती नीचे लीनियर इक्वेशन देती, या फिर लीनियर इक्वेशन ऊपर देती नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती, तो दिखने में डरावना नहीं लग रहा है ना।
लेकिन अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऊपर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नीचे दी है, तो इसके अंदर ये दिखने में डरावना लगता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे है ना स्किप कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसलिए मैं ये वाले इसका क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, let f is a function, let f is a function defined as fx equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12x, है ना? Then range of f is, मतलब मेरे को भैया f इज ए फंक्शन, तो लेट f इज ए फंक्शन, कोई f फंक्शन है, मान लो भैया मेरे को ये वाला फंक्शन दिया गया है, तो रेंज बताइए भैया मेरे को f की, मतलब यार बेसिकली तुम ऐसे याद रखो, भैया मेरे को ये फंक्शन दिया गया है, मेरे को रेंज बतानी है ना? ये कंफ्यूज कर रहा है भैया f, रेंज ऑफ f, भैया रेंज तो आपने बोला भैया y की निकली है। एक बार होता यहाँ पर f की जगह है ना तू y मान ले, f की जगह y मान ले, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज ऑफ f मतलब रेंज ऑफ y, फंक्शन रेंज हमको y की रेंज निकालनी है। एक बात बता यार, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, मान लो एक कोई क्लास है उसमें 200 बच्चे, 200 में से मैंने तुमको उठा के आगे तुमको दूसरा बच्चा डाल दिया, दूसरा बच्चा बिठा दिया, मान लो आप 100 किलो एक ज्यादा 50 किलो के एक स्टूडेंट है, आपका जैसा ही 50 किलो का दूसरा स्टूडेंट रख दिया, आपका जैसा ही शक्ल का, तो इंटरचेंज क्या है, कोई हमको ज्यादा हमको फर्क नहीं मिल रहा। 200 बच्चों में टीचर को भी नहीं दिखा रहा भैया कोई बच्चा चेंज हुआ है नहीं हुआ। वही बात यहाँ पर कर लो कि भैया एफ को, अरे एक चीज समझा देता हूँ, फंक्शन ऑफ एफ इसका मतलब यही है, सॉरी रेंज ऑफ एफ इसका मतलब यही है कि भैया हमको वाई की रेंज निकालनी है। मैं तो आपको 200 बच्चों वाला जो एग्जांपल वो ऐसे ले रहा था, जस्ट ए फन 50 किलो वाला मजाक कर रहा था। एक बात बताओ, लेट एफ इज ए फंक्शन, या रहने दो, आप मान लो y कोई फंक्शन है डिफाइन एज, जो इसके लिए डिफाइन है, देन रेंज ऑफ y अब समझ में आ गया। मतलब मान लो कोई y कोई फंक्शन है ये वाला, राइट, ये वाला फंक्शन है। अब मेरे को रेंज बताओ y की रेंज बताओ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, fx का मतलब y होता है, राइट। तो मेरे को बोल रहा है मान लो कोई f कोई फंक्शन है ना, अब मेरे को है ना ये कोई फंक्शन है f, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मान लो कोई y कोई फंक्शन है, ये वाला y कोई फंक्शन है जिसकी रेंज बताओ, मतलब y की हमको रेंज बताओ। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, राइट। सबसे पहले हमने क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, बाद में x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी, क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी। सबसे पहली स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y एक्स स्क्वायर माइनस 8yx प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मान इसको इधर ले आओ, तुम इसको इधर ले आओ, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8yx, ये इधर आ गया माइनस 2x प्लस 12y, ये प्लस 1 इधर आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0 बन गया। कॉमन ले लो भैया, कॉमन ले लो, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसमें ले लो आप पूरे में माइनस एक सेकंड गलत तो नहीं करती है, सही है। यहाँ पर तुम माइनस भी कॉमन लोगे, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था माइनस कॉमन आएगा, मतलब क्यों मैंने गलत तो नहीं लिख लिया है ना, मेरे को लगा माइनस कॉमन नहीं आएगा, नहीं माइनस कॉमन आएगा, माइनस आएगा कॉमन।
माइनस आएगा, 2 आएगा और अंदर क्या बच गया भैया, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, तो हमारे पास 4y। x भी कॉमन ले लिया हमने, माइनस प्लस 1x। देखो x तुमने कॉमन ले लिया और माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो माइनस 2x, देखो माइनस 2x तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 4y, और यहाँ पर भी माइनस 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस 1। ठीक है, मान यहाँ पर क्या आ गया भैया, प्लस 12y माइनस 1, तुम्हारे पास भैया ये आ गया 12y माइनस 1, भैया तुम्हारे पास ये आ गया। अब बाद में सेकंड स्टेप क्या बताई थी, वो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, बाद में मैंने क्या स्टेप बताई थी आपको, क्या स्टेप बताई थी भैया, आपने बोला था d को 0 से बढ़ा कर देना है, d को भैया 0 से बढ़ा कर देना है, तो d को 0 से बढ़ा कर लो, d को भैया 0 से बढ़ा कर लो, तो देखो d होता क्या है, b स्क्वायर में 4ac होता है भैया, है ना, b स्क्वायर में 4ac होता है। अब देख लो b स्क्वायर में 4ac मतलब कि इस पूरे का स्क्वायर मतलब कि 4x प्लस 1 सॉरी 4y प्लस 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, c की वैल्यू क्या है भैया 12y माइनस 1, ये 0 से बड़ा होगा भैया, ये 0 से बड़ा होगा। एक बार रुकना, इसका होल स्क्वायर तो कर लो, समझ में आया, है ना, समझ में आ गया। आप देख लो b, ये b है x का कोफिशिएंट b, तो b का होल स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है भैया y माइनस 1, a मतलब y 4 माइनस 4y माइनस 1 और 12y माइनस 1। अरे यार क्या गड़बड़ कर रहे हो भैया, क्या सर क्या गड़बड़ कर रहे हो, एक बात है, d क्या था भैया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या है भैया, मतलब ये b की वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया, है ना भैया। बाद में माइनस 4ac, तो भैया माइनस 4a और c क्या भैया, a तो भैया ये रहा भैया, c ये रहा। अब भैया सोल्व कर लो इसको, अब भैया इसको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे करोगे, इसका स्क्वायर कर लो, 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर खोला तो माइनस 2 का तो 4 हो गया, और इस देखो 4y प्लस 1 का मैंने स्क्वायर नहीं खोला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, माइनस 4। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, करने के लिए जगह है यहाँ पर मल्टीप्लाई, रहने दो, ये हमारे पास आ गया 4 से। अब देखो एक चीज समझना, देखो शुरुआत से बता दूं, d क्या होता है, मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac, आपने bac की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद में देखो एक टर्म ये मिली हमको, एक टर्म ये मिल गई, इसमें भी देखो 4 है, इसमें भी 4 है, 4 अगर आप कॉमन ले लोगे, 4 अगर आप कॉमन ले लोगे, है ना, 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये आ गया। अब इस 4 को उधर डिवाइडर में भेज दो, 0 की तरफ भेज दो, आप 4 को, आप 0 की तरफ भेज दोगे 4 को, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्वायर खोल दो, दोनों तरफ से स्क्वायर खोल दो, 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखो 2ab होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 4y प्लस 1 मतलब कि 8y, राइट, 8y हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 12y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 1, ये हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया। अब आप इसको देखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 12y प्लस का था, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। अब आप देखो इसको देखोगे तो भैया 4y स्क्वायर बच गया, इससे ये कट गया। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो भैया ये 21 प्लस 21 y हो गया, 0 से बड़ा। अब इसमें से अगर आप y कॉमन ले लो, आप इसमें से आप y कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा भैया, 4y
प्लस 21 आपके पास भैया ये बच गया, और यहाँ पर y बाहर आ गया और ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास भैया सब कुछ आ गया है। अब हमें इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो एक तो y मतलब एक y की वैल्यू तो 0 है, और दूसरी तरफ अगर हम क्या करें 4y प्लस 21 की बात करें, ये 0 से बड़ा है, बल्कि अगर इसको हम प्लस 21 को उधर लेके जाएंगे तो 4y, यार इसको सोल्व कर, एक बात मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो यार मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया और यहाँ पर लिख दिया, मैंने भी सोल्व नहीं किया इसको, मैं भी आपके साथ ही सोल्व कर रहा हूँ। तो मेरे को भी यार दिक्कत होती है यार पहली बार करने में कि अब क्या होगा। देखो d 0 से बड़ा है, हमने तो d की वैल्यू क्या 20 स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने 20 स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करती, हमको ये मिल गया, इससे हमारे पास ये मिल गया। अभी यहाँ पर देखो एक y की वैल्यू तो ये हो गई है ना। देखो y, देखो अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करो, अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये है, इस 21 को उधर लेके चल जाओ, 21 माइनस 21 हो गया, y को डिवाइड 4 को डिवाइड में ले जाओ तो y बड़ा होगा माइनस 21y4 से, एक y आ गया, और एक जो बाहर जो y है जो हमने कॉमन लिया था उसको देखो वो 0 से बड़ा है। आप निकालो कैसे, देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ये y की वैल्यू कैसे निकालूं। अगर मेरे को बाहर वाले y की वैल्यू निकालनी है तो मैं अंदर वाले ब्रैकेट को डिवाइड कर देता हूँ 0 के साथ, मतलब ये डिवाइड में भेज देता हूँ 0 की तरफ, तो पूरा 0 हो गया, तो y जो वो 0 से बड़ा आ गया। यहाँ पर करते देखो, तो y 4y प्लस 21 ये 0 से बड़ा है। अगर मेरे को बाहर वाले y मतलब जो मैंने y जो कॉमन लिया है इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस वाले ब्रैकेट को उधर डिवाइड में भेज दूंगा, इधर डिवाइड में भेजने से मेरे को क्या मिल गया भैया, 0 के डिवाइड में ये वाला ब्रैकेट चल गया तो 0 आ गया। तो भैया एक y की वैल्यू तो मेरे पास 0 से बड़ी मिल गई, हाँ मिल गई। अब मेरे को अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है ना, अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले y को उधर भेज दूंगा, इस वाले y को मैंने उधर भेज देता हूँ, 4y प्लस 21 ये 0 से बढ़ा गया, 21 को उधर भेज दिया मैंने तो माइनस 21 हो गया, इस 4 को 21 के नीचे भेज दिया तो मेरे को y जो है वो बड़ा आ जाएगा माइनस 21/4 से। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, हाँ भैया आ गया। अब बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब ये आ गया मेरे पास, हाँ आ गया ना, हाँ आ गया। इनइक्वालिटी सोल्व कर लो, एक वैल्यू तो भैया 0 आ रही है और एक क्या आ रही है भैया माइनस 21/4 ये आ रही है भैया, है ना, ये आ गई भैया। अब देख लो मेरे को क्या लेनी है भैया, 0 से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मतलब भैया अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब एक काम कर दो, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाली पॉजिटिव हो गया। अब मेरे को लेनी है, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है भैया, मतलब कि इस वाली लाइन से, मतलब जैसे इस वाली लाइन ऐसे समझो, इस वाली लाइन से कोई भी वैल्यू अगर मैं उठाऊं और पुट करूं, अगर देखो इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है ना, क्लास बेसिक मैथ में समझा दिया जाता है, इनइक्वालिटी सोल्व करना मैं नहीं बता रहा, ये प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। मेरे को 0 से बड़ी चाहिए, मतलब कि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब कि मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी होगी और एक भैया मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी होगी। लेकिन मेरे को 0 से बड़ी चाहिए, मेरे को 0 के इक्वल नहीं चाहिए वैल्यू, 0 से बड़ी चाहिए, मतलब कि ना तो मेरे को ये वैल्यू लेनी है ना मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी है। अगर हम कोई वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे डॉट करते हैं, राइट, ऐसे बना देते हैं, मतलब कि डार्क सर्किल बना देते हैं, है ना, डार्क बना देते हैं। या तुम ऐसे समझो, अगर हमको 0 इक्वल, मतलब मेरे को बोल दिया भैया मेरे को 0 की इक्वल भी लेके आना, मान लो 0 की इक्वल लेके आनी है तो मैं ऐसे डॉट बना दूंगा, समझ में आ गया। और यहाँ पर हमको क्या बोला है भैया, हमको 0 से बड़ी चाहिए। अरे रियल में बता क्या बोला है, हमको 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, हमको 0 की इक्वल नहीं चाहिए, मतलब कि यहाँ पर होल आएगा भैया, यहाँ पर होल आएगा भैया, होल आएगा मतलब कि भैया मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए और एक ये वाली वैल्यू चाहिए। तो भैया आंसर क्या आ गया, मतलब y किससे बिलोंग कर रहा है भैया, y किससे बिलोंग कर रहा है भैया, माइनस इंफिनिटी से माइनस 21/4 तक आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 21/4 तक आ रहा है, और ये इंक्लूड नहीं है 21/4। और बाद में क्या है, 0 से भैया इंफिनिटी जा रहा है, भैया 0 से इंफिनिटी जा रहा है, समझ में आ गया। और भैया यही हमारे पास आंसर आ गया आज का, यही आंसर आ गया, यही भैया हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो देखो वापिस बोल देता हूँ यार, मतलब देखो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा
इजी होता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक देते वो भी इजी होता है, और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर देते वो भी इजी होता है। इन तीनों की रेंज निकालनी इजी होती है। जैसे कि अब मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया था, मैंने सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था और आपके साथ ही सोल्व किया, मैंने आपके साथ ही सोल्व किया, तो मेरे को वहां पर हार्ड लगा ही नहीं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बांधे, डी 0 से बड़ा कर दी। और भैया गलती कर दी हमने, गलती कर दी यार, कितनी देर हो गई क्वेश्चन को होता। हमको क्या डी को 0 से बड़ा 0 की इक्वल लेना है, डी को 0 से बड़ा 0 की इक्वल लेना, मतलब कि यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर भी इक्वल आएगा, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, मतलब कि -21/4 को इंक्लूड करना पड़ेगा और इस 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे सिंपल ऐसे रखो, अगर हमको इंक्लूड नहीं करना मतलब कि ऐसी सर्किल बना देंगे जिसमें होल होगा, और अगर इंक्लूड करना है तो हम ऐसे टिमकी बना देंगे। समझ में आया? तो भैया ये वाला -21/4 और 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा हुआ यार, लेक्चर खत्म होने से पहले ही समझ में आ गया। मैंने ये पार्ट काट के, मतलब ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट काट के वापस वीडियो बनानी पड़ती, बाद में कंबाइन करना पड़ता। अच्छा हुआ पहले देख लिया, है ना। तो बाद में सेकंड स्टेप क्या थी, डी को 0 से बड़ा है 0 की इक्वल करना है। हमने डी को 0 से बड़ा 0 की इक्वल किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, हमारे पास भैया ये इनइक्वालिटी बन गई, और इनइक्वालिटी सोल्व करके हमारे पास रेंज निकल के आ गई, हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। तो भैया आज की सभा, आज का लेक्चर यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके साथ वाले बच्चों को वीडियो शेयर कर देना। मैं ऐसा नहीं बोला, देखो जरूरी, मैं ऐसा नहीं बोला कि जरूरी है कि लाइक सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आप 11th क्लास में हो तो आप दूसरे 11th क्लास वाले बच्चों को वीडियो शेयर कर दो। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं।